हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशंस। तो बैंकों में कौन कौन से जो है बिजनेस मॉडल्स और जो है रिटेल बैंकिंग का किस तरह से जो है बैंक ऑपरेशन में किस तरह से जो है रोल होता है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है पहले वो समझते हैं। एक होता है रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है उनको हम जो बैंकिंग की फैसिलिटीज देते हैं तो उनको रिटेल बैंकिंग बोला जाएगा। जैसे आप लोग हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, एजुकेशन लोन, इस तरीके के जो प्रोडक्ट है हम रिटेल बैंकिंग में जो है कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। तो रिटेल हो जाएगा आपका पर्सनल बैंकिंग, इंडिविजुअल बैंकिंग। ऐसे एक होता है हमारा कॉर्पोरेट बैंकिंग, जिसमें हम बैंकिंग की सर्विसेज कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन रिटेल बैंकिंग में जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है उनको बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसी को बोला जाता है रिटेल बैंकिंग। तो इसमें बोला गया है कि बैंक जो है अलग अलग अप्रोचेस को इस्तेमाल करता है फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज, अपनी रिटेल बैंकिंग की एक्टिविटीज को करने के लिए। The role and importance of retail banking differ across bank and accordingly different model are adopted by bank। तो जो importance और जो role होता है ना रिटेल बैंकिंग का, वो अलग अलग बैंकों में अलग तरह से होता है। इसी वजह से अलग अलग मॉडल जो है अलग अलग बैंक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई बैंक ऐसा होगा जो कि रिटेल बैंकिंग को ज़्यादा वैल्यू देता होगा, तो वो ज़्यादा उस पर फोकस करेगा, उसी टाइप से अपना मॉडल सेलेक्ट करेगा। कुछ बैंक ऐसा होगा जो रिटेल बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, रिटेल कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, तो उसका मॉडल भी उसी तरह से होगा। तो ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जिस हिसाब से बैंकों का रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से वो अपने रिटेल बैंकिंग को इंपॉर्टेंस देता है, उसी हिसाब से वो अपना मॉडल जो है सेलेक्ट करते हैं। The model and process depend upon the importance attached to the retail banking space in the overall corporate business strategy of banking organization। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो मॉडल इस्तेमाल करेगा बैंक, वो पूरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है रिटेल बैंकिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इसी बात पे जो है डिपेंड करेगा। इन प्रोजेक्टेड बिजनेस फ्रॉम रिटेल बैंकिंग इन द कमिंग ईयर्स। अभी जो है किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी बिजनेस और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिटेल बैंकिंग को अभी कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और आने वाले टाइम में कमिंग ईयर्स में जो है रिटेल बैंकिंग को कितना इंपॉर्टेंट दिया जाने जाएगा, उसका जो प्रोजेक्टेड बिजनेस है, प्रोजेक्टेड मतलब हम जो एस्टिमेशन करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर रिटेल बैंकिंग से 10 लाख का 10 करोड़ का हमें बिजनेस करना है, 20 करोड़ का। तो जो हमारा प्रोजेक्टेड मतलब आगे का जो हमने एस्टिमेट किया है कमिंग ईयर्स फ्यूचर को लेके, तो उस पर भी जो है डिपेंड करेगा कि बैंक कौन से वाला मॉडल इस्तेमाल करता है। फिर से बोले तो बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग शो इंटरेस्टिंग रिलेवेशंस अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक। अगर हम जनरली मॉडल की बात करें तो तीन तरह से जो है मॉडल रिटेल बैंकिंग के लिए बनाए गए, तीन तरह के जो है अप्रोचेस यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और जो भी मॉडल होगा इट वेरी अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। तो जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट के कंपनीज के द्वारा जो है चलाए जाते हैं जो बैंक, जैसे HDFC, ICICI हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक में आ जाएगा आपका SBI और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के बैंक आपके पंजाब नेशनल बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही फॉरेन बैंक जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जिनकी ब्रांचेस, जिनके हेडक्वार्टर्स जो है वो फॉरेन कंट्री में, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, या और भी कोई सिटी बैंक, ये वो बैंक है जिनके हेडक्वार्टर किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो उनको ही जो फॉरेन बैंक बोला जाता है। और जैसे SBI ने मान लीजिए यूएसए में कोई ब्रांच खोली है, तो यूएसए के लिए वो SBI जो है फॉरेन बैंक होगा। और लेकिन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऐसे यहाँ के कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे ICICI बैंक, मतलब ये वो बैंक है जिनका हेडक्वार्टर तो इंडिया में ही है, बट इसमें गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मिनिमम 51% का गवर्नमेंट का शेयर रहता है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। 51% से कम अगर गवर्नमेंट का शेयर रहेगा तो उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक बोला जाएगा। और प्राइवेट और फॉरेन में सबसे बड़ा डिफरेंस उनके हेडक्वार्टर्स को ही लेके है। प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिनका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है और उनको गवर्नमेंट ने कोई भी जो है गवर्नमेंट का शेयर उनके पास नहीं है। 51% से कम गवर्नमेंट का शेयर आप बोल लीजिए कि उनके पास है, तो वो सब हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएंगे। ऐसे ही फॉरेन बैंक जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होता है। तो किसी भी टाइप का बैंक हो, चाहे पब्लिक, प्राइवेट या फॉरेन, अलग अलग टाइप की जो है तीन अप्रोचेस को इस्तेमाल कर सकता है। पहला आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये पहला मॉडल आ गया। सेकंड आ गया आपका डिपार्टमेंटल अप्रोच, और तीसरा आ गया आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। तो ये तीन मॉडल, ये तीन अप्रोचेस जो है बैंक इस्तेमाल करता है। तो ऐसा कुछ है कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक यही वाला मॉडल, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, ये देखिए हमने यहाँ पे भी देखा था ना कि बैंकों की जो रिक्वायरमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंस देता है अपनी
रिटेल बैंकिंग को उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो कौन से वाले अप्रोच को इस्तेमाल कर रहा है। तो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि बैंकों का कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसी हिसाब से वो अपने अप्रोचेस को इस्तेमाल करेगा। तो शॉर्ट में पहले समरी में देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और डिपार्टमेंटल और इंटीग्रेटेड अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस है। तो तीन तरीके के मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, दूसरा हमारा डिपार्टमेंटल और तीसरा हमारा इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या है? इसका मतलब वो एक अलग से जो है बिजनेस लाइन बना देंगे। ठीक है, रिटेल बैंकिंग को एक अलग से बिजनेस लाइन जो है इसमें बना दिया जाएगा। तो वो वाला मॉडल होता है एसबीयू। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी होती है, तो वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो वो एक टाइप के प्रोडक्ट को एक अलग बिजनेस लाइन का नाम देगी, दूसरे को दूसरे का नाम देगी, और हर बिजनेस लाइन आपस में जो है इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे जियो कंपनी है, तो वो जियो के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। ठीक है, उसका आप एक चैनल भी है, न्यूज़ चैनल, और जियो आपकी सिम कार्ड जो है, और उसके अलावा भी जो जियो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके द्वारा होल्ड की जाती है। तो अलग अलग जो वो एक्टिविटी कर रही है, तो उसको उसका बिजनेस लाइन बोला जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में क्या होगा कि जो भी रिटेल बैंकिंग है वो एक अलग से बिजनेस लाइन के तौर पे काम करेगा। सेकेंड आता है डिपार्टमेंटल अप्रोच। इसमें क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। जैसे एक हो गया एचआर डिपार्टमेंट, एक हो गया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। लास्ट आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जो तीसरे टाइप का अप्रोच है, ये जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज, तो वो जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे जब छोटी कोई कंपनी होगी, छोटा बिजनेस होगा, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट तो नहीं बनाएगा। वहाँ पे एक ही पर्सन है, उसको अकाउंटिंग का भी काम करना है, उसको फाइनेंस का भी काम करना है, उसको मार्केटिंग का भी काम करना है। तो सेम पर्सन को एक ही मतलब एक ही डिपार्टमेंट में जो है सारे काम उसको कराए जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट अगर वो बनाएंगे तो छोटे यूनिट है। छोटे यूनिट से क्या होगा कि उनकी ज़्यादा कमाई नहीं होती, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो ज़्यादा जब प्रॉफिट नहीं होता, तो आपको सारा काम एक ही जगह पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जो छोटी छोटी कंपनी होती है, वहाँ पे एक ही पर्सन सैलरी देने का भी काम करता है, वही अकाउंटिंग, वही फाइनेंस, वही मार्केटिंग, तो सारा काम एक या दो स्टाफ से करा लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी, डिपार्टमेंटल अप्रोच की यहाँ पे बात की गई थी। वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपना मार्केटिंग का एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाती है, जिसका काम सिर्फ मार्केटिंग करना है प्रोडक्ट की। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखती है, पर जो छोटी कंपनी, वहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट को सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसी को इंटीग्रेटेड अप्रोच बोला जाता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा डिपार्टमेंटल एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच में। इंटीग्रेटेड वाले में क्या होगा कि सारा काम एक ही डिपार्टमेंट से कराया जाएगा। छोटी सी जो कंपनी है किसी की, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट तो उसके लिए नहीं बनाएगा। ये आपने रियल लाइफ में देखा होगा, कोई छोटी सी कंपनी है, तो वहाँ पे सारा डिपार्टमेंट एक ही है, मतलब एक ही। इंटीग्रेट मतलब सबको जोड़ना, एक साथ ही सारा काम दे देना। ठीक है, तो वहाँ पे जो स्टाफ है वही एचआर का भी काम देखेगा, रिक्रूटमेंट के लिए एचआर मैनेजर का भी वो काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी काम करेगा, अकाउंटेंट का भी काम करेगा। ठीक है, मार्केटिंग एजेंट के तौर पे, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे भी वो काम करेगा। तो उसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, और ये जो है छोटे बिजनेस में इस्तेमाल की जाती है। चलिए, मैं थोड़ा सा बेसिक देख लिया, अब ये हम लोग यहाँ से इसको गो थ्रू करते हैं। तो पहला जो हमारा अप्रोच है वो आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और अगर इस वाले चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो हम ये तीन मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है। ये तीन मॉडल के नाम, एसबी अप्रोच क्या होता है, और डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या होता है, और ये जो तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। बस आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए तीनों क्या होते हैं, इसी के ऊपर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज ये चैप्टर नंबर 2 आपका, और किस इसमें इस टॉपिक के अलावा चैप्टर नंबर 2 में से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीन अप्रोचेस आप लोग याद कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। वैसे चैप्टर नंबर 2 3-4 पेजेस का ही, ज़्यादा पेज का है भी नहीं। और लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन्हीं के अप्रोच को लेके आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर नंबर 2 में और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो आपके तीन अप्रोचेस है, ये आपको अच्छे से याद करके जानिए, ये इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 2 में बहुत ईजिली ये कवर हो जाएगा। सो एसबीयू जो है हमारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इट एम्स एट डिवाइडिंग द बिजनेस ऑन द लाइन ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो बिजनेस लाइंस है, अलग अलग बिजनेस हेड्स जो है बनाए जा रहे हैं अलग अलग लाइंस को लेके। एसबीआई ऑटोनोमस डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी है उसने अलग अलग अपनी बिजनेस यूनिट्स बनाई है। अगर मान लीजिए उसको रिटेल प्रोडक्ट बेचने हैं, तो वो अलग से एक रिटेल कंपनी अलग से खोलेगा जो कि रिटेल प्रोडक्ट का ही काम करेगा। अगर उसको कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बेचने, तो वो एक अलग से कंपनी खोलेगा। ठीक है, तो अलग अलग बिजनेस लाइन के तौर पर यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे बैंक क्या करते हैं कि उन्होंने
उन्होंने एक अपना अलग ही बिजनेस लाइन के तौर पे रिटेल बैंकिंग को सेलेक्ट किया। तो वो जो बिजनेस लाइन है वो सिर्फ रिटेल बैंकिंग का काम करती है, और वो ऑटोनोमस ऑटोनोमस होता है इंडिपेंडेंट होकर काम करना। तो ये डिवीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बाकी डिवीजन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्मॉल एनफ टू बी फ्लेक्सिबल, अब छोटा है तो वो फ्लेक्सिबल भी रहेगा, और लार्ज एनफ टू एक्सेस कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो इतना स्ट्रांग रहेगा, मतलब छोटा है तो फ्लेक्सिबल भी है, और इतना मतलब इतना लार्ज एनफ रहेगा कि वो जो है कंट्रोल कर सके जो भी फैक्टर्स उसके लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। SBU can be defined as profit center which focus on product offering and smart मार्केट सेगमेंट। तो ये क्या प्रॉफिट सेंटर के तौर पे काम करते हैं, जहाँ और ये फोकस करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट ऑफर होना चाहिए, मार्केट सेगमेंट किस तरह से होगा। एंड एसबीयू कैन बी ए बिजनेस यूनिट ऑफ ए लार्ज कॉर्पोरेशन और इट कैन बी ए बिजनेस इन इटसेल्फ। तो जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगा, इसमें क्या होगा, एक बड़ी बिजनेस है, और वो क्या करेगी कि वो बिजनेस ने अपना रिटेल बैंकिंग के तौर पे एक अलग से जो है अपना डिपार्टमेंट, एक अलग से अपनी बिजनेस लाइन जो है ओपन की है, और खुद में भी जो है बिजनेस के तौर पे वो काम करेगी। एज अ रिसर्च स्टडी ऑन द मॉडल फॉलोड बाय 10 बैंक कंप्राइजिंग, तो 10 बैंक लिए गए, तो उन 10 बैंकों में कुछ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और फॉरेन बैंक भी थे। तो SBO approach is adopted by one of the top 5 public sector bank based in Mumbai and their business model is in alignment with private sector bank। तो 10 में से जो 5 है, 5 में से एक बैंक यानी 1 out of 5 बैंक ने जो है 1 out of टॉप 5 बैंक, तो जितने भी 5 के जो टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि मुंबई में जिनका हेडक्वार्टर है मुंबई बेस्ड, तो उसमें से जो एक है उसने ये वाला जो है SBU अप्रोच को इस्तेमाल किया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो कि बैंक इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे आगे बोला है इन न्यू जनरेशन पब्लिक सेक्टर बैंक द बिजनेस मॉडल इज वेरी क्लियर। तो अभी के जो नए जनरेशन के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उनका बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है। दे हैड सेट अप द SBU सिंस इट्स इंसेप्शन इन ऑर्डर टू हैव क्लियर फोकस ऑन बिजनेस। तो इन्होंने स्टार्टिंग से जब इनको शुरुआत में जब इनको सेटअप किया गया तब से इन्होंने बोला था कि हम SBU जो है अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। इन फॉरेन बैंक ऑल्सो, तो यहाँ पे तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक जो नई जनरेशन के उनके बारे में बात की। फिर बोला जो फॉरेन बैंक है ना, उन्होंने भी SBU को अपना बिजनेस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया और प्रॉपर जो है अपना बिजनेस पे फिर फोकस किया। The demarcations as a SBU is a more a management by objective process wherein the business model is dealt with modular strategy for achieving targeted profit with a provision to knock down the model if it is। तो इसमें बोला है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है काम करता है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपको कुछ टारगेट बना दिया जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से आपको काम करना है, और जैसे आपके टारगेट अचीव नहीं किए जाएंगे तो फिर उस वाले मॉडल को हटा दिया जाएगा। तो जो आपका ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो है ये बैंकों के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी ताकि जो आपने प्रॉफिट को टारगेट किया वो प्रॉफिट को आप अचीव कर सको, ठीक है। और जो आपने अपनी मॉड्यूलर स्ट्रैटेजी बनाई, मॉड्यूलर मतलब एक मॉड्यूल के तौर पे आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और देखा कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, अगर वो सही तरह से काम नहीं कर रही, सो नॉक डाउन द मॉड्यूल इफ द रिटेल प्लान्स आर नॉट ट्रांसलेट एज पर ऑब्जेक्टिव। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में वही हो रहा है, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया अगर वो पूरे नहीं हो पा रहे तो उस प्लान को हम हटा देंगे, तो दूसरा हम कोई मॉड्यूलर स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा SBU मॉडल काम करता है। सेकेंड आता है हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच। तो इसका मैंने बोला था कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जो कोई बड़ी कंपनी वहाँ HR डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो इसमें बोला है इन डिपार्टमेंटल अप्रोच rather than dividing on strategic or business lines and organizations can be divided on the basis of function। तो इससे पहले जो हमने देखा SBU, तो इसमें क्या हो रहा था, SBU में अलग अलग बिजनेस लाइन के हिसाब से जो है डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, बिजनेस लाइन अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ऑयल के ऊपर डील कर रही है, ठीक है, वो कोई फूड प्रोडक्ट भी बना रही है, वो टेक्सटाइल भी बना रही है, तो उसने अलग अलग कंपनीज खोली है और ये कंपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है। तो वो था हमारा SBU मॉडल। लेकिन हम डिपार्टमेंटल के हिसाब से भी जो है अप्रोच को बना सकते हैं। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ बिजनेस लाइन। तो बिजनेस लाइन में नहीं, बिजनेस लाइन मतलब एक ऑयल का बिजनेस है, एक फूड का बिजनेस है, एक टेक्सटाइल बिजनेस है, या कोई और रिटेल का बिजनेस है, तो अलग अलग बिजनेस लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो वो था हमारा SBU, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया। डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या हो रहा है, हम बिजनेस लाइन में नहीं बल्कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग जो फंक्शंस है ना, फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे काम के हिसाब से बिजनेस लाइन के हिसाब से डिवीजन हो रहा था, और यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से डिवीजन हो रहा है। वेरियस टीम परफॉर्म, तो वो फंक्शन जो अलग अलग टीम को परफॉर्म करने होते हैं उन्हीं फंक्शंस के हिसाब से जो है डिपार्टमेंट बना दिए गए। द डिपार्टमेंटल अप्रोच इज अ स्पेशलाइज
फंक्शनल अप्रोच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्पेशलाइज फंक्शन मतलब अलग अलग चीजों में वो स्पेशलिस्ट रहेंगे, जैसे एचआर डिपार्टमेंट में अलग से स्पेशलिस्ट है, मार्केटिंग में वहाँ के स्पेशलिस्ट होंगे, तो उस तरह से ये काम करेंगे। दिस अप्रोच सेग्रीगेट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको काम करने है तो उसके काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, तो यानी ये फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग का काम है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। ऐसे मार्केटिंग का काम जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा। फाइनेंस की एक्टिविटी और कोई भी प्लान करना है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जनरली एवरी डिपार्टमेंट हैज इट मैनेजर एंड चेन ऑफ कमांड्स। हर डिपार्टमेंट का एक अपना मैनेजर होगा, जैसे मार्केटिंग का मैनेजर एक हो गया, अकाउंटिंग का मैनेजर, फाइनेंस का और प्लानिंग का, तो हर किसी का एक मैनेजर होगा। एंड चेन ऑफ कमांड, कमांड मतलब जो भी मैनेजर की बात को सुनेंगे उसके नीचे जो काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जनरली हैव अडॉप्टेड द डिपार्टमेंटल अप्रोच एज ए रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो उन्होंने ये डिपार्टमेंटल वाला अप्रोच भी इस्तेमाल किया है। It indicates that the approach is a more general one, with retail banking as one of the business model and not a focused business model. तो ये जो इंडिकेशन मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो ये जो अप्रोच है डिपार्टमेंट वाली, ये जनरल अप्रोच है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग के लिए जनरल अप्रोच है, एक फोकस्ड जो है बिजनेस मॉडल के तौर पे नहीं काम करता, ये जनरल मॉडल के तौर पे काम करता है। फिर यहाँ पे बोला जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने डिपार्टमेंटल मॉडल को इस्तेमाल किया। ये लाइन रिपीट है, ये लाइन ऊपर यहाँ पे भी लिखा था ना कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने डिपार्टमेंटल वाले अप्रोच को इस्तेमाल किया है एज ए रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। ओल्ड जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वो काफी जो है इस अप्रोच को लेकर ज्यादा कंजर्वेटिव, मतलब उन्होंने ज्यादा इसको प्रेफर नहीं दिया। किन्होंने, जो ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने। अब चलिए, दो मॉडल के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरे मॉडल का नंबर आएगा, वो था हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। द इंटीग्रेटेड अप्रोच इज यूजुअली अडॉप्टेड बाय स्मॉलर बिजनेसेस। तो जो छोटे बिजनेसमैन है वो इंटीग्रेटेड वाली अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन देखा था तीनों अप्रोच का, तब हमने कहा था कि जैसे जो छोटे बिजनेस है तो वो एक एचआर टीम अलग से, एक मार्केटिंग टीम अलग से, तो इतने सारे लोगों को वो हायर नहीं कर सकते क्योंकि उनका सैलरी पे करना है और भी मतलब उनके खर्चे बहुत हो जाएंगे। और छोटे बिजनेस पे इतनी उनकी कमाई नहीं होती जितने खर्चे उनके हो जाएंगे अगर वो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो उससे बचने का क्या तरीका, उससे बचने का यही तरीका है कि जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस्तेमाल करें। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होगा, इट कंबाइन ऑल सोशल इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। तो जितने भी सोशल इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है सबको कंबाइन करती है। एंड अडॉप्ट ए कोहेसिव अप्रोच टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। तो जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है तो कोहेसिव अप्रोच के तौर पर इस्तेमाल करती है। कोहेसिव मतलब आपसी तालमेल से वो जो है काम हो जाता है। इट इज प्रिज्यूम दैट हैव ए यूनिफाइड बिजनेस वुड रिड्यूस रिस्क। तो आपने क्या किया कि एक ही आपने यूनिफाइड बिजनेस अप्रोच इस्तेमाल की है, तो इसमें जो है रिस्क कम होगा। एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल रेदर देन हैविंग सेपरेट एंटिटीज फॉर ईच बिजनेस लाइन। तो हर बिजनेस लाइन की आपने अलग अलग एंटिटी बनाई है, तो उससे बेटर है कि आपने सभी को कोहेसिव मतलब मिलके एक साथ ही जो है जोड़ के जो है काम कराया है। एक ही डिपार्टमेंट से आपने सारे काम कराए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाए, तो इससे रिस्क नहीं है। अब एचआर टीम अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है, तो रिस्क है कि कोई कहीं पे कुछ किसी टाइप का जो आपको रिस्क इसमें फेस करना पड़ेगा। बट इस सभी ने जो है आपने सबको कंबाइन करके एक साथ जो है अपनी अप्रोच इस्तेमाल की है प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, तो ये रिस्क भी कम है और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है ज़्यादा है। क्योंकि अदरवाइज आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपको सैलरी वो सब पे करना पड़ता है, तो वो सब से आप बच जाएंगे। इफ वी गो फर्दर डीप इनटू मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग फॉलो बाय बैंक विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, डिलीवरी। तो बोल रहे हैं अगर हम और भी आगे जाएं कि बैंक कैसे कैसे जो है मॉडल को इस्तेमाल करता है, तो उसमें बोला है कि जो है द मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग फॉलो बाय बैंक विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट। तो बैंक अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने प्रोसेसेस को लेके किस तरह से वो डिलीवरी चैनल मतलब कौन से चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। जैसे होम लोन हो गया, कार लोन, तो कैसे क्या वो ऑनलाइन के थ्रू बेच रहा है। जैसे आजकल कई सारे बैंकों के प्रोडक्ट के जो डिलीवरी चैनल है वो ऑनलाइन भी है, जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट, इंस्टा, आप ऑनलाइन भी जो है अपना मोबाइल ऐप से बिना बैंक के पास जाए, बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप जो है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन जो ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, तो उन सब से भी जो है मॉडल डिफाइन होता है, तो उन सब पे भी जो मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। द रियल डेप्थ ऑफ रियल रिटेल बैंकिंग, द रिलेवेंस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टोटल मॉडल एंड देयर इंटरडिपेंडेंसी ऑफ दिस एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ मॉडल आर रिपेल्ड। तो बोला है कि कोई भी मॉडल आप इस्तेमाल करें तो उसके सक्सेस में जो है ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि जो भी मॉडल है उसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब हर एलिमेंट जो भी मॉडल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उस हर एलिमेंट का रिलेवेंस क्या है, और जो भी एलिमेंट्स है मॉडल के लिए तो उनका आपस में इंटरडिपेंडेंसी क्या है, तो उससे डिपेंड करेगा कि आपका मॉडल सक्सेस रहेगा या कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमने अप्रोचेस को यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हेडिंग है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये जो तीन हमने देखा तो ये हमारे तीन अप्रोचेस थे। ठीक है, एसबीयू, डिपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड, ये तीन अप्रोचेस थे। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल के लिए। तो बैंक जनरली स्ट्रक्चर देयर रिटेल बैंकिंग मॉडल मेनली ऑन ए पोजिशनल
पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म, तो बैंक जो भी स्ट्रक्चर करता है अपना कौन सा मॉडल वो इस्तेमाल करेगा, तो वो उसका पोजिशन प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजीज आर बेस्ड ऑन पोजिशनल ऑब्जेक्टिव एंड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेंस। तो जो भी बैंक है तो उनका जो है वो पोजिशन प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं, और जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी वाली स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव बैंक का वेरी कर सकता है एक बैंक टू दूसरा बैंक, ठीक है। तो एक बैंक का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, दूसरे बैंक का अलग हो सकता है, और वो भी डिपेंड करेगा कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है अपने बिजनेस मॉडल को लेके। अगर हम बात करें ओल्ड जनरेशन का जो प्राइवेट बैंक है, इन केस ऑफ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, द पोजिशन प्लेटफॉर्म इज वेरी क्लियर। तो उसमें जो है ये जो आपका पोजिशन प्लेटफॉर्म है बहुत ही क्लियर है। इट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल बिजनेस प्लान एंड इन लाइन विद देयर साइज एंड स्केल। तो जो जो भी उनका बिजनेस लाइन है, कितना उनका साइज है, कितना उनका स्केल है, मतलब कितना वो असेट, उनका बैलेंस शीट का साइज कितना है, उनका बिजनेस प्लान क्या है, तो उस हिसाब से जो है अपना डिसीजन लेंगे। जो नए नए जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दे हैव क्लियर विजन अबाउट देयर पोजिशन प्लेटफॉर्म। तो उनको अपने पोजिशन प्लेटफॉर्म को लेकर क्लियर विजन, उनको मालूम है कि हमें किस तरह से जो है अप्रोच को लेकर चलना है, कौन से वाले मॉडल को हमें इस्तेमाल करना है। दे वांट टू बी इन टॉप स्लॉट्स अक्रॉस ऑल क्लास ऑफ बैंक एंड जस्टिफाई सो। तो जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, तो वो खुद को टॉप स्लॉट में, मतलब वो पोजिशन प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी। तो आपने देखा होगा कि एसबीआई के बाद सेकंड नंबर के जो है ये है आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैलेंस शीट के मामले में। तो इसका मतलब ये खुद को टॉप पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो इनकी एक अच्छी खासी पोजीशन। अगर हम बोले टॉप 5, तो टॉप 5 में आपके 2-3 जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पोजीशन जो है मार्केट में बना के रखी है। तो इनका ये विजन पहले से ही इस चीज को लेके क्लियर था। द टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, कस्टमर, बिजनेस इनिशिएटिव एंड एग्रेसिव पोजीशंस आर द एडवांटेजेस दिस बैंक एंजॉय टू अचीव दैट। तो इनके जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उन्होंने वैसी टेक्नोलॉजी लेके आए। आईसीसी, एचडीएफसी जब ये स्टैब्लिश हुए थे तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को लेके आए थे। इन्होंने वैसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ये अच्छी पोजीशन मार्केट में हासिल कर सके। इनका कस्टमर बेस, इनके बिजनेस इनिशिएटिव इस तरह से थे, और एग्रेसिव पोजीशन जो था ये इन सबसे जो है इनको फायदा मिला। Even recent entrants in the private sector side have a clear position strategy about where they want to। तो अभी के अगर हम नए नए कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें कि कोई नया ही प्राइवेट सेक्टर बैंक आया, तो उसको भी अपनी पोजीशन को लेकर उसने पहले से अपनी क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई है कि कहाँ उसको पहुंचना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, 2 या 3 साल में वो आगे कहाँ पहुंचना चाहता है। उसी को लेकर उसने अपना एक्शन प्लान भी बनाया है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। पोजीशन जो ये स्ट्रैटेजी है ना, पोजीशन स्ट्रैटेजी का मतलब आप खुद को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं, आप खुद को टॉप 5 में देखना चाह रहे हैं, टॉप 10 में देखना चाह रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बात की गई। तो पोजीशन मतलब आपकी कौन सी पोजीशन है, ठीक है। तो जो पुराने जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो उनका विजन पोजीशन को लेकर क्लियर था। अभी के जो नए टाइप के जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनका विजन भी बिल्कुल क्लियर है कि इनको टॉप पोजीशन जो है हासिल करनी है। उसी हिसाब से फिर ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्ट्रैटेजी, बिजनेस, कस्टमर इनिशिएटिव, तो उन्होंने उसी तरह से जो सारा कुछ किया। और जो नए नए भी प्लेयर्स हैं वो भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला है फॉरेन बैंक जनरली डू नॉट गो बाय पोजीशन ऑब्जेक्टिव बट प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो फॉरेन बैंक है, यहाँ तो ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ना, यहाँ हमने देखा था ओल्ड जनरेशन प्राइवेट और न्यू जनरेशन प्राइवेट के बारे में। अब हम बात करें फॉरेन बैंक के बारे में। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? जिनके हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होते हैं, वो इंडिया में सिर्फ अपने एक ब्रांच ओपन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं होता। तो जो फॉरेन बैंक है वो पोजीशन वाले ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। दे गो बाय कस्टमर, बिजनेस एंड प्रॉफिट टारगेट। तो इनका ऐसा नहीं है कि मेरे को पोजीशन हासिल करनी है, क्योंकि देखा जाए इनका हेडक्वार्टर तो यहाँ पे है नहीं, ये तो दूसरी कंट्री में आए, तो जनरली इनका फोकस पोजीशन हासिल करने का नहीं रहता। इनका मेन फोकस होता है कस्टमर, बिजनेस ज्यादा हो और इनको प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इनके 3 टारगेट है, कस्टमर को फोकस करना, अच्छा खासा बिजनेस करना और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना। तो ये 3 फोकस होता है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक का। दे हैव ए कॉल ऑन द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ और वन सेगमेंट ऑफ ओवरऑल मॉडल। तो या तो वो अपने बिजनेस मॉडल या अपने बिजनेस मॉडल में से एक सेगमेंट को जो है इस्तेमाल करते हैं। इफ सेम is not profitable they exit the retail banking segment itself or exit a particular business line। अगर मान लीजिए इन्होंने कोई मॉडल इस्तेमाल किया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए इनका रिटेल का कोई बिजनेस था और वो अच्छे से प्रॉफिट काम नहीं कर रहा, तो ये एग्जिट कर जाते हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म तक उसके साथ नहीं जुड़ते, ये उसको एग्जिट कर जाते हैं। या फिर कोई बिजनेस लाइन वो अच्छे से काम नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो एग्जिट कर जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म तक की ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इसका एग्जांपल है आपका बीएनपी पारिबस, विच एंटर द रिटेल बैंकिंग वेरी एग्रेसिवली, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करना, एडवर्टीजमेंट करना प्रोडक्ट को लेके, मतलब हर तरह से जो है कोशिश करना। ड्यूरिंग लेट लेट 1990s, तो 1990 की बात है कि बीएनपी पारिबस आया था रिटेल बैंकिंग में विद अ फुल फ्लैज ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज बट क्विट द स्पेस आफ्टर दे फॉन्ड। तो जब उनको पता लगा कि रिटेल बैंकिंग उनके बिजनेस के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो लोग क्विट कर गए थे। ऐसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक भी था, वो भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस लेके आया था। और फिर बाद में भी जो है
आफ्टर टेकिंग स्टैक ऑफ इट्स वायबिलिटी, फिर बाद में वो जो है ज़्यादा वायबल साबित नहीं हुआ तो फिर वो भी क्विट कर गया था। ऐसी सिटी बैंक है, उसने भी क्विट किया था, रिटेल बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में शुरू किया था। और फिर बाद में उसको जो सिटी बैंक है उसने तो क्विट किया, और फिर बाद में इसको एक्सिस बैंक ने जो है एक्वायर किया था। तो यहाँ पे आपने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कैसे फॉरेन बैंक का स्ट्रेटेजी रहता है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे फॉरेन बैंक है तो वो लॉन्ग टर्म तक वो स्टैब्लिश नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो अपनी कंट्री में जो है वहाँ पे अपनी अच्छी पोजीशन बना के रखना चाहते हैं। दूसरी कंट्री में वो आते हैं तो वो देखते हैं कि कस्टमर बेस मिल जाए, अच्छा खासा बिजनेस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। उनका अगर प्रॉफिट नहीं होता तो उस बिजनेस को क्विट करके, उस बिजनेस लाइन को क्विट करके जो आगे चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे नहीं रहते। बट हाँ, जब वो आते हैं तो वो कोशिश पूरी करते हैं, मतलब पूरा अग्रेसिव वे में मार्केटिंग करना सारा कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो क्विट करके चले जाते हैं। तो वही हमारा फॉरेन बैंक का मॉडल। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। लेट अस सम अप यहाँ पे हमारा आ गया। कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले शॉर्ट में चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला था कि बैंक जो है रिटेल बैंकिंग के लिए अलग अलग अप्रोचेस को इस्तेमाल करता है। तीन मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जो कि बैंकों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, वो है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल और इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, ये तीन टाइप के अप्रोचेस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा था आगे कि डिपेंड करता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक, तो कोई भी बैंक जो है किसी भी अप्रोच को इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। पहले बात करते हैं एसबीयू की। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस अप्रोच में क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस लाइन है, अलग अलग बिजनेस लाइन है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है मान लीजिए, ठीक है। तो उस बस वो बड़ी कंपनी क्या करती है, ऑयल का भी बिजनेस करती है, ठीक है, टेक्सटाइल का भी बिजनेस करती है, फूड आइटम्स भी बेचती है, ग्रॉसरी, या फिर आप मान लीजिए किसी और चीज़ में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वो बिजनेस करती है। तो अलग अलग उसकी बिजनेस लाइन है, ठीक है। तो इसी को बिजनेस लाइन बोलते हैं। तो बिजनेस लाइन का मतलब एक मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी के अंदर बहुत सारे वो छोटे छोटे बिजनेस करती है। तो वो जो छोटे छोटे बिजनेस कर रही है, जैसे ऑयल का बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस, तो उसको बिजनेस लाइन बोला जाता है। तो ये पहला मॉडल आपका वही है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में अलग अलग बिजनेस लाइन होती है, और वो अपना अलग अलग काम इंडिपेंडेंट होकर करती है, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट होकर वो काम करती है, एक बिजनेस लाइन को दूसरे से मतलब नहीं है। इस ऑयल वाली इंडस्ट्री को इससे मतलब नहीं है कि टेक्सटाइल कैसा परफॉर्म कर रही है, वो अपना अलग चल रहा है, ये अपना अलग, मतलब इंडिपेंडेंट होकर ये काम करती है। और ज्यादातर अगर आप 10 मतलब एक रिसर्च की गई थी 10 बैंकों के ऊपर, वो 10 बैंक में से कुछ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, सब तरह के बैंक थे। उसमें से 5 में से एक बैंक जो है एसबी वाले मॉडल को इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये कौन से बैंक थे? ये वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो कि मुंबई बेस्ड है, यानी इनका हेडक्वार्टर मुंबई में था। और जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका बिजनेस मॉडल को लेके काफी क्लियर कट विजन था। और स्टार्टिंग में ही इनका जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है, और ये जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मतलब इनको एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट प्रॉफिट इनको अचीव करना होता है, उसको लेके मॉडल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और अगर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो नॉक डाउन कर जाते हैं उस मॉडल को, मतलब उस स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हैं या बिल्कुल ही हटा देते हैं। तो उस प्रिंसिपल पे, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो एक नंबर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कौन से वाले अप्रोच में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन हो सकता है डिपार्टमेंटल, एसबीयू या इंटीग्रेटेड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सेकंड आता है हमारा डिपार्टमेंटल। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। तो इससे पहले जो हमने देखा था एसबीयू, तो वहाँ पे अलग अलग बिजनेस लाइन को अलग अलग करके उनको स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। यानी डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्लानिंग, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट इसमें होंगे। जनरली एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा और कुछ उसके अंडर काम लोग करते होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है उसको भी इस्तेमाल किया हुआ है। और जो ओल्ड जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो इस चीज़ को लेकर थोड़े कंजर्वेटिव, मतलब जो ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो ज़्यादा डिपार्टमेंटल अप्रोच को इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे आपका एसबीआई, इस तरह के बैंक, तो वो इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो भी आपकी सोशल, इकोनॉमिक, जो भी बाकी की जो एक्सपेक्ट है सबको कंबाइन करके देखा जाता है। और इसमें जो भी मतलब इसमें एज्यूम किया जाता है कि यूनिफाइड, मतलब मिलजुल के अगर सबको जोड़ के आपने जो अपनी बिजनेस अप्रोच बनाई है तो उससे आपको रिस्क भी कम होगा, आपका प्रॉफिट भी आपको उसमें ज्यादा मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में मतलब सारा ही काम आप एक ही टाइप से करा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस लाइन आप कुछ अलग से नहीं कर रहे। और जो भी काम है जैसे एचआर का काम, मार्केटिंग का काम, वो सारा एक ही के द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, तो ये 3 टाइप के यहाँ पे मॉडल इसमें हो गए। फिर यहाँ पे 3 टाइप के जो है अप्रोचेस हो गए। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल की बात की है, तो बोल रहे हैं कि बैंक जो है वो अपना पोजीशन प्लेटफॉर्म के तौर पे जो अपना मॉडल डिसाइड करता है। पोजीशन प्लेटफॉर्म मतलब आप खुद को कौन सी पोजीशन में देखना चाहते हैं। तो जो पुराने जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो उनका पोजीशन प्लेटफॉर्म काफी क्लियर था, और वो डिपेंड करता था कि उनका क्या साइज है, कितना स्केल है, मतलब कितना उनका स्कोप है, कितना उनका बजट है, कितना उनका बैलेंस शीट का साइज है, किस तरह से उनका उनका बिजनेस प्लान है। नई जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, उनका काफी क्लियर विजन है पोजीशन को लेके। वो अपने आप को टॉप स्लॉट पे देखना चाहते हैं, वो खुद को टॉप 5 टॉप 10 में जो है देखना चाहते हैं। उसी हिसाब से वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, कस्टमर और अपने बिजनेस इनिशिएटिव को उन्होंने उसी तरह से जो है शुरू किया था। और अभी के जो नए नए जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, उनका भी इस चीज को लेके अप्रोच बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ है। वो 2-3 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी पोजीशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पोजीशन स्ट्रेटेजी मतलब हम खुद को कहाँ पोजीशन में देखना चाह रहे हैं, टॉप 5 में, टॉप 10 में, उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फॉरेन बैंक जो है ज्यादातर पोजीशन स्ट्रेटेजी वाले ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं करते, स्पेशली जो नए 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 जनरेशन का पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, वो पोजीशन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आईसीआईसी, एचडीएफसी के टॉप 5 में जो है आ गए हैं। इन्होंने जो जब ये स्टैब्लिश होते थे, तभी से इनका पर्पस था कि इनको एक अच्छी खासी पोजीशन बनानी है, टॉप 5 टॉप 10 इस तरीके के टॉप स्लॉट में खुद को ऐड करना चाहते थे। लेकिन जो फॉरेन बैंक है, उनका पोजीशन ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दे डोंट गो बाय पोजीशन ऑब्जेक्टिव, बट दे उनका जो मेन फोकस है वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब इनको पोजीशन से कोई मतलब नहीं, किनको, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं इनको, मतलब है बिजनेस से, कि बिजनेस होना चाहिए। तो इसीलिए इनका फोकस है कस्टमर, बिजनेस और प्रॉफिट पे। वो किसी एक बिजनेस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, अगर वो अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको छोड़ के वो चले जाते हैं। फिर इसका एग्जांपल था बीएनपी पारिबस, ऐसे ही आपको नीचे 2 एग्जांपल और दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल था अमेरिकन एक्सप्रेस, जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जिन्होंने यहाँ पे शुरू किया। बाद में बाइबल नहीं था तो वो चले गए थे। ऐसे सिटी बैंक ने भी क्विट किया था अपना रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारे को यहाँ पे एग्जाम्पल इसके दिए गए। इसके साथ हमारा लेटर सम अप आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जो भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, वो 3 अप्रोचेस को लेके आएगा, जो कि है एसबीयू, डिपार्टमेंटल और इंटीग्रेट। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इस चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। चेक योर प्रोग्रेस में पहला क्वेश्चन है, तो बिजनेस मॉडल अडॉप्टेड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के लिए जो बिजनेस मॉडल बैंक इस्तेमाल करता है, तो वो कौन सा इस्तेमाल करता है? एसबीयू, जो हमने पहले वाला देखा था, ऐसे डिपार्टमेंटल और इंटीग्रेटेड। तो एनी ऑफ द अबव, तो कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सा मॉडल बैंक इस्तेमाल करेगा। बैंक कोई भी मॉडल अपना इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, एनी वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस फॉरेन बैंक्स cited in the topic which entered into Indian bank activities were not able to achieve the business objective। तो फॉरेन बैंक के बारे में हमने क्या देखा था कि फॉरेन बैंक का मेन फोकस होता है कि उनका प्रॉफिट अचीव हो जाए। लेकिन अगर उनको प्रॉफिट नहीं अचीव होता, तो वो क्या करते हैं? सो वो चले जाते हैं, मूव आउट ऑफ बिजनेस। तो मतलब फॉरेन बैंक का जो फोकस है वो पोजीशन नहीं है, उनका फोकस है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस अर्न करना। बिजनेस उनको फोकस, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव उनका पूरा नहीं होता, मतलब उनका मेन फोकस ही बिजनेस है। बिजनेस में वो अपने कस्टमर पे, अपने प्रॉफिट पे जो फोकस करते हैं, ठीक है। अगर उनका बिजनेस वाला ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, तो क्या करेंगे? मूव आउट ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस से आगे मूव कर जाते हैं। तीसरा है, द सुटेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल और अप्रोचेस ऑफ बैंक डिपेंड अपॉन। तो जो बैंक कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा, कौन सा मॉडल या कौन सी अप्रोच उसके लिए सूटेबल है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। पहला है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, सेकंड है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है बिजनेस मिक्स ओनली। तो ओनली बोला है, ओनली नहीं है, ये सबको जोड़ के बोला है। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, या बिजनेस मिक्स ओनली है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो सभी पे बैंक फोकस करता है, सबको जोड़ के अपनी अप्रोच या मॉडल जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उन सबको जोड़ के जो आपकी सुटेबिलिटी डिसाइड होती है कि कौन सा अप्रोच आपके लिए सुटेबल रहेगा। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो जो बिजनेस मॉडल बनाया जाता है रिटेल बैंकिंग के लिए, तो अलग अलग अप्रोचेस पे, अलग अलग एक्सपेक्ट पे डिपेंड करता है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा वाला एक्सपेक्ट जो है इनकरेक्ट है? तो उसमें हमने देखा था कि प्रोडक्ट को लेके, कैपेसिटी को लेके, डिलीवरी चैनल को लेके, और टेक्नोलॉजी को लेके। तो उसमें कैपेसिटी वर्ड नहीं था। जो बैंक है, इसको देखिए, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन, मतलब ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये यहाँ से था, ये इसी को लेके बोला है कि जो मॉडल बैंक इस्तेमाल करेगा, तो वो प्रोडक्ट को पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे, डिलीवरी चैनल पर, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बैंक का है, कौन से प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर रहा है, या टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये था, और यहाँ पे कैपेसिटी की कोई बात नहीं की थी। तो वही वाला, इसी को लेकर आपका चौथा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका चौथे क्वेश्चन में कि अलग अलग एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करता है, कौन सा एक्सपर्ट नहीं है। प्रोडक्ट है,
ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कौन सा डिलीवरी चैनल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कैपेसिटी की कोई बात नहीं थी, तो वही पूछा है कि कौन सा इसमें से एक्सपेक्ट नहीं है, कौन सा एक्सपेक्ट इनकरेक्ट है, तो बी हो जाएगा। कैपेसिटी नाम का एक्सपेक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल, ये सारे जो है एक्सपेक्ट, उनको जो है बिजनेस मॉडल कवर करता है जब भी वो डिसाइड लेता है कि कौन से वाला मॉडल इस्तेमाल होगा, तो इन सभी एक्सपेक्ट को कवर करता है। बट कैपेसिटी नाम का कोई भी एक्सपेक्ट इसमें नहीं होता। चलिए, इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, और इसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।